नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज संविधान सहित और उस आस्था की जो 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और जिक्र हो गया कि संविधान का दायरा नहीं, यह आस्था का सवाल है और मसला राम जन्मभूमि तक से जा जुड़ा। कि हिंदू ये अगर बिलीव करते हैं कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये उनका अपना बिलीफ है। इसी तरीके से मुसलमान का अगर एक सेक्शन किसी चीज़ के बारे में ये बिलीव करता है कि इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम का पार्ट है, इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है, उस पर अमल करना ज़रूरी, उस पर यकीन रखना ज़रूरी है, तो किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि ऐसे कोई ये कहे कि नहीं तुम्हारा धर्म ये नहीं है बल्कि तुम्हारा धर्म वो है। इसमें न अदालत कुछ कर सकती है न कोई कुछ। ये दौर लगता है तर्कों का है, ये दौर लगता है वाकई जो बेहतरीन तर्क दे दे गढ़ ले उसी दिशा में देश को जाना पड़ेगा क्या। लेकिन बहरहाल मौका आज इस वक्त का है क्योंकि 3 बरस सरकार के पूरे तो हमें लिखना पड़ा बहारें फिर भी आएंगी। और इस नजरिए से जरा सोचने की कोशिश करें, ठीक 3 बरस पहले देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और 3 बरस बाद जहां पर खड़े हैं इन दोनों के बीच की स्थितियां क्या है। 16 मई 2014 यह सत्ता परिवर्तन का दिन था, उम्मीद की लहर का दिन था, जश्न का दिन था, हंगामा था, भरोसा था। भरोसा टूटा नहीं, भरोसा बढ़ता गया। राज्य दर राज्य बीजेपी जीतती चली गई। संसद से लेकर सड़क तक पर बीजेपी का ऐसा रंग कि देश का मानचित्र बीजेपी के रंग में समाने लगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, कश्मीर, असम, यूपी, उत्तराखंड, उत्तरांचल, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 3 बरस में 11 राज्य। ऐसी चुनावी कामयाबी कहां किसी को मिली। लेकिन योजनाओं के ऐलान और चुनावी सफलताओं के इस दौर में बीजेपी की सत्ता के दामन पर 4 बड़ी असफलता के दाग भी दिखाई दिए। किसानों की खुदकुशी हर बरस 12,000 पार कर गई। हर दिन 34 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं। बिना युद्ध 3 बरस में 550 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पहली बार प्रोफेशनल्स के रोजगार पर संकट है और आने वाले हर बरस 2 लाख जॉब चली जाएंगी, यह भी अंदेशा है। एनपीए 3 बरस में 2,34,583 करोड़ से बढ़कर 6,70,000 करोड़ हो गया, वह भी सिर्फ सरकारी बैंकों का। तो ना एनपीए रुका, ना बेरोजगारी थमी और जय जवान जय किसान के नारे के साथ खड़े होने का नारा भी 3 बरस के नारे में ही समाता दिखाई दिया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बावजूद इसके 3 बरस में विपक्ष कमजोर से कहीं ज्यादा कमजोर होता चला गया। केजरीवाल से लेकर मुलायम, मायावती से लेकर ममता बनर्जी तक की साख खत्म होती दिखी। सभी छत्रपों की साख उनके अपनों ने ही डुबाई और नवीन पटनायक और शशिकला भी अपनों से ही गिरे। विपक्ष बीजेपी की चुनावी जीत की रणनीति में ही फंसता चला गया। मुद्दे गायब हुए, मुद्दे उठे भी तो वह चुनावी समीकरण में जाकर सिमट गए। यानी बीजेपी सत्ता के 36 महीनों के दौर में कोई बहस किसान, मजदूर, रोजगार, महंगाई, कालाधन, लोकपाल पर नहीं टिकी, बल्कि राजनीतिक सफलता असफलता के आईने में देश इतना राजनीतिक हो गया कि समूची सफलता असफलता चुनावी जीत हार पर ही जा टिकी। इसीलिए कोई भी मुद्दा विपक्ष ने उठाया तो वो चुनाव लड़ने के लिए दिखाई दिया। और आज जब लालू यादव और चिदम्बरम के ठिकानों पर इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़े तो बहस करप्शन की जगह राजनीति पर ही होने लगी। हमें पता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। तो क्या सब कुछ राजनीति में समाया? यकीनन बीते 36 महीनों का सच शायद इसीलिए यही उभर कर आया कि 3 बरस की सत्ता के दौर में देश का नक्शा बीजेपी के रंग में रंगा जा चुका है। और इसी 3 बरस के दौर में बीजेपी सरकार की योजनाओं की उस फेरिस्त को भी देखना होगा जिसका ऐलान दिल्ली से हुआ। महीने दर महीने योजनाओं की फेरिस्त इतनी ज्यादा कि योजनाओं की संख्या के आगे महीने भी कम पड़ गए। महीने यानी 3 बरस की सत्ता के बाद का सच आने वाले वक्त में क्या होगा?
आने वाले वक्त में गुजरात विधानसभा की बात होगी। आने वाले वक्त में 2019 के लोकसभा चुनाव पर ही देश की बिसात बिछेगी। तो भूल जाया जाए मुद्दों को या फिर मुद्दों के आसरे देश की सियासत को समझे? तो आइए यह भी देखते हैं। मुद्दों को समझें, सियासत को समझें। हर कोई कमजोर हो रहा है। इन सब के बीच गांधी परिवार भी कटघरे में और आज चिदम्बरम और लालू यादव भी कटघरे में। लेकिन सवाल उस पे आए उससे पहले इस बात का जिक्र हो चला है, इस देश का सच क्या है। बहारें फिर भी आएंगी, लिख तो दिया हमने। अब जरा रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या दिल्ली, क्या झारखंड, क्या नक्सल, क्या जवान। जरा रिपोर्ट देखें। रांची 42, खूंटी 50, चाईबासा 27, सरायकेला 7, गुमला 1, रामगढ़ 1। जी, ये नक्सली कुंदन पाहन के आपराधिक मामले हैं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कुल 128 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने झारखंड पुलिस के सामने सरेंडर किया तो स्वागत हुआ कैसे, जरा ये नजारा भी देख लीजिए। 15 लाख का ये चेक बिल्कुल उसी तर्ज पर दिया जा रहा है मानो कुंदन ने कोई रियलिटी शो जीता हो या किसी मैच में मैन ऑफ द मैच हो गया हो। जबकि नक्सली कुंदन पर एक पूर्व मंत्री, डीएसपी इंस्पेक्टर और कई पुलिस वालों की हत्या का भी आरोप है। और हद तो यह कि सरेंडर के बाद कुंदन ने राजनीति में आने के संकेत भी दे दिए। सरेंडर करने का योजना बनाया, निर्णय लिया और आज मैं सरेंडर कर रहा हूँ। बहुत दिन बाद दिखे। चलिए सबके साथ मिलने आए हैं, चिंता मत कीजिए, आराम से बैठिए, आराम से सुनाइए। यानी जिस राजनीति को खारिज कर कुंदन नक्सली बना, सरेंडर के बाद लाखों रुपए की मदद देकर वही राजनीति एक तरफ नक्सल को दोहने की फिराक में है और दूसरी तरफ नक्सल कुंदन भी उसी राजनीति को दोहने की फिराक में है। तो क्या सवाल कुंदन को मिली मदद का है? जी नहीं, सवाल मदद से आगे का है। सवाल है शहीदों के शहादत के अपमान का। सवाल है इस तरीके से हिंसा के बावजूद 15 लाख रुपए देकर मुख्य धारा में शामिल करने की विचारधारा का। क्योंकि सच तो यही है कि सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में झारखंड का जवान आशीष सिंह शहीद हुआ तो परिजनों को महज 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान हुआ। इसी तरह अप्रैल में जम्मू कश्मीर के बटालिक सेक्टर में हिमस्खलन में झारखंड के 3 जवान शहीद हुए तो मुख्यमंत्री ने परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया। यानी शहीदों की शहादत की कीमत राज्य में 2 लाख रुपए है, जबकि नक्सली आतंक की कीमत 15 लाख रुपए। कुंदन पाहन पर झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का भी आरोप है। और आज जब 15 लाख दिए गए तो ऐसे में पूर्व मंत्री कुंदन को मिले स्पेशल ट्रीटमेंट से कितने निराश हो सकते हैं, यह भी सुन लीजिए। जो किसी को गलत काम करता है उन लोग को रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो बहुत ही गलत है। ये क्रिमिनल है, ये कोई गेस्ट नहीं है जिनके लिए एक मंच सजा करके इनका स्वागत किया जा रहा है। इनके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सवाल सिर्फ विकास मुंडा के सवालों का नहीं, सवाल तो यह है कि झारखंड में उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है। और देश के गृह मंत्री हर नक्सली हमले के बाद ये कहने से नहीं चूकते, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लेकिन इनकी अपनी पार्टी की सरकार की झारखंड में क्या अलग नक्सल नीति है? तो नक्सली गिरफ्तार नहीं होता, सरेंडर होता है। नक्सली पर केस नहीं चलता, मुख्यधारा में लाने के नाम पर 15 लाख इनाम में दे दिए जाते हैं। हालांकि इन सब के बीच नक्सली कुंदन को मिले मान सम्मान का मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जानकारी मांगी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन जिस तरह नक्सलियों को मान सम्मान दिए जा रहे हैं, ये मान सम्मान लोगों के भी समझ से परे है। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। जी, इसीलिए हमने लिखा बहारें फिर भी आएंगी, क्योंकि इसी 3 बरस के भीतर ही झारखंड में सरकार बीजेपी की बनी और इसी 3 बरस के भीतर ही बीजेपी की ही सरकार हरियाणा में भी बनी। अब देश का मानचित्र पूरे बीजेपी के रंग में है, तो इस बात का जिक्र ना करें कि किसी दूसरी सरकार का जिक्र क्यों नहीं, पूरा रंग तो वही रंग है। तो आइए हरियाणा की स्थिति आपको दिखाते हैं।
जब हम घर वाले को बताते, घर वाले सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि घर बैठ जाओ, स्कूल छोड़ के। आखिर कितने दिन तक हम घर बैठे रहेंगे? क्यों? ये हरियाणा के रेवाड़ी गांव कोठला ठप्पा की बेटियों का दर्द है। बीते 7 दिन से 46 डिग्री तापमान में भूख हड़ताल पर बैठी ये बच्चियां पढ़ना चाहती हैं। गांव का सरकारी स्कूल सिर्फ 10वीं तक है और लड़कियां आगे पढ़ाई करने के लिए गांव से 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाती हैं। तो रास्ते में मनचले छेड़ते क्या हैं, जीना मुहाल कर देते हैं। तो बेटियां चाहती हैं वो पढ़े, गांव में पढ़े। सरकार दिखाई नहीं देती। सरकार को 7 दिन से लड़कियां रोड पे पड़ी, आखिर क्यों पड़ी है? हम कोई धन दौलत मांग रहे हैं, सिर्फ 2 क्लास ही तो मांग रहे हैं, जो कि हमारी बिल्डिंग तैयार है। बहुत तरह की छेड़खानियाँ होती हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं, बाइक आके के रोक लेते हैं। तो हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल छोड़ दो। क्यों छोड़ दें हम स्कूल? हमें अपने सपने नहीं देखने आते क्या? और ये उसी हरियाणा की कहानी है जहां महज 2.5 बरस पहले पानीपत में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च किया था। चाहिए तभी तो सपने पूरे होंगे। और जब देश के पीएम ऐसा कह रहे हैं तो हरियाणा में हर किसी को लगा बेटियों को लेकर संवेदनशीलता भी बढ़ेगी और लड़कियां खुद को सुरक्षित भी महसूस करेगी। लेकिन हुआ क्या, ये आपके सामने है। क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठी बच्चियां तबीयत खराब होने पर अब अस्पताल पहुंच रही है। एक लड़की की हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे पीजीआई रोहतक भेजा गया। जाहिर है लोग नाराज हैं। क्या हमें फायदा है सरकार से? कहता है मोदी अब बेटिया को बचाओ। ये बेटियां 7 दिन से भूखी प्यासी यहाँ पर मर रही है। तो जब कहाँ गया मोदी, कहाँ गया उसका वो नारा? लड़कियां पढ़ने का अधिकार चाहती हैं। मांग सिर्फ यह है कि गांव का स्कूल 12वीं तक हो जाए। लेकिन हालात कैसे ढाक के 3 पात के रास्ते चल पड़े हैं, ये इससे भी समझा जा सकता है कि लड़कियां मंचलों पर नकेल भी जाती हैं। और हरियाणा पुलिस अपनी पीठ ये कहकर ठोक रही है कि ऑपरेशन दुर्गा चलाकर उसने मंचलों पर नकेल कस दी। कंसेंट के एज की नहीं है, उसके तरफ किसी तरह का कोर्सिव मेथड, किसी तरह का माने जोर जबरदस्ती जो है उसको हम जेंडर बेस्ड स्ट्रीट वायलेंस मानते हैं। तो पुलिस प्रशासन ना जाने किस दुनिया में है। सच यही है कि दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत में 2 दिन पहले ही एक लड़की को अगवा कर उसके बलात्कार के बाद जिस तरह या जिस बेरहमी के साथ हत्या की गई और फिर गाड़ी के नीचे उसका सिर कुचल दिया गया, वो ये जताने के लिए काफी है कि हरियाणा में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। 2015 की एनसीआरपी की रिपोर्ट भी बताती है देश में सबसे ज्यादा गैंगरेप हरियाणा में ही होते हैं। तो जाहिर है ऐसे में भूख हड़ताल पर बैठी रेवाड़ी की इन लड़कियों को हरियाणा के कड़वे सच का पता है। इसीलिए वह गांव में 12वीं तक स्कूल चाहती है। सवाल सिर्फ इतना है, लड़कियां तो भूख हड़ताल पर बैठ गई और सरकार खामोश क्यों है? अनिल सिहाग के साथ प्रीति चौधरी, रेवाड़ी, आज तक। और अब से कुछ देर पहले रोहतक से खबर आई कि वहां की एक नाबालिग लड़की ने पत्र लिखा है कि पुलिस वालों ने उसके साथ रेप किया है। पत्र बाकायदा लिखा गया, पुलिस थाने में वो पत्र भी मौजूद है। इन स्थितियों के बीच जिक्र हम लोग हरियाणा का कर रहे हैं, लेकिन फिर आइए लौटिए, बहारें फिर भी आएंगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि दरअसल स्थितियां बदल जाए, सत्ता बदल जाए, सरकार बदल जाए, तब हम कहेंगे बहारें फिर भी आएंगी? यकीनन नहीं। देखिए आज सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा किन पर पड़ा। Completely bogus and fabricated charge. पटना से लेकर शिवगंगा और दिल्ली एनसीआर से लेकर चेन्नई तक में हंगामा बरपा है, क्योंकि 2 कद्दावर नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई और इनकम टैक्स ने छापे मार दिए। कांग्रेस के पी चिदम्बरम तो आरजेडी के लालू यादव पर बेनामी संपत्ति से लेकर शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के हेरफेर के आरोप में छापे मारे गए। अब ये लड़ाई दिल्ली से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ेंगे। औरंगाबाद के जमीन का मामला हो या मिट्टी घोटाले का मामला हो, ये सारे मामले तो बिहार सरकार से जुड़े हैं। एक तरफ लालू यादव का समूचा परिवार छापे की गिरफ्त में आ गया, तो दूसरी तरफ चिदम्बरम के बेटे कार्ति आईएनएक्स मीडिया से जुड़े संबंधों को लेकर सीबीआई और इनकम टैक्स के छापों में फंसे। और छापों ने पद के दुरुपयोग से लेकर घोटाले और बेनामी संपत्ति से लेकर शेयर और कैश के कटघरे में हर किसी को खड़ा कर दिया।
आरोपों की फेरिस्त को समझे तो लालू का पूरा परिवार ही कटघरे में है। लालू यादव ने 2005 में रेलवे के कांची और पुरी के 2 होटल कारोबारी हर्ष कोचर को बेचने में मदद की। एवज में कोचर ने लालू को पटना में 2 एकड़ जमीन दे दी, जिस पर मॉल बनाया जा रहा है और मौजूदा कीमत उसकी 500 करोड़ रुपए है। 2005 में ही मंत्री पद के लिए आरजेडी नेता कांति सिंह ने पटना में अपनी करोड़ों की जमीन और एक 3 मंजिला इमारत लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के नाम कर दी। आरजेडी नेता रघुनाथ झा ने यूपीए 1 के दौरान मंत्री पद के लिए गोपालगंज की अपनी जमीन और 3 मंजिला मकान लालू यादव को दे दिया, जिसकी कीमत तकरीबन 15 करोड़। यानी सत्ता में रहते हुए कैसे लालू बिहार में काम कर रहे थे और अपनों से भी वह वसूली कर रहे थे, उसका कच्चा चिट्ठा सीबीआई और इनकम टैक्स खंगाल रहा है। तो दूसरी तरफ सत्ता में रहते हुए चिदम्बरम कैसे काम कर रहे थे, ये आज छापों के बाद सामने आया। क्योंकि जिस वक्त चिदम्बरम मनमोहन सरकार में मंत्री थे, तब 2008 में उनके बेटे कार्ति की कंपनी ने आईएनएक्स मीडिया को क्लियरेंस दिलाने में मदद की। एवज में आईएनएक्स ने कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग को 60 लाख के शेयर और मोटा कैश दिया। यूं ये पहला मौका नहीं कि जब चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर कार्रवाई हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्ति को 45 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन मामले में पहले भी नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन आज जिस सक्रियता से लालू यादव के दिल्ली, गुड़गांव और रेवाड़ी में पूरे 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई और पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई, उससे यह तो साफ था कि दोनों एजेंसियां हर हाल में सबूत चाहती हैं। आयकर महकमे की कार्रवाई ऐसे वक्त हो रही है जब मोदी सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। वही विपक्ष का दावा है कि उसके नेताओं को सोची समझी साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है। बहरहाल इन आरोपों के बीच लालू यादव और उनके परिवार के कारोबार पर केंद्रीय एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हुई और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी। कोई धन किसी को जमीन लिख दिया तो इस पर बवाल मचाने से क्या होगा।